आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल। सीएसएस में जो बॉक्स मॉडल है, ये डिज़ाइन और लेआउट के बारे में जब हम बात करते हैं तो तब ये टॉपिक डिस्कस होता है। सीएसएस बॉक्स मॉडल का मतलब ये है कि जो भी एचटीएमएल के एलिमेंट था उनके गिर्द एक बॉक्स रैप होता है। उस बॉक्स में मार्जिन्स होते हैं, बॉर्डर होते हैं, पैडिंग है और उसमें एक्चुअल कंटेंट है। तो एक्चुअल कंटेंट से मुराद ये है कि आपका जो टेक्स्ट है, आपके जो इमेजेस हैं या वीडियो है, जो भी आपने अपने वेब पेज में कंटेंट डाला है, दैट इज कंटेंट, टेक्स्ट है या इमेजेस है। जो पैडिंग है ये उसके अराउंड क्लियर एरिया होता है, और ये जो पैडिंग है दिस इज ट्रांसपेरेंट, नॉट विजिबल। और उसके बाद बॉर्डर है। जो बॉर्डर है ये पैडिंग के इर्द गिर्द होता है। जो मार्जिन्स हैं, इट क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। जो आउटसाइड बॉर्डर से बाहर जो एरिया होगा उसको ये क्लियर करता है। मार्जिन भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो मार्जिन और पैडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एंड दे बोथ क्लियर द एरिया। मार्जिन क्लियर्स द एरिया अराउंड द बॉर्डर एंड पैडिंग क्लियर्स द एरिया अराउंड द कंटेंट। तो बॉक्स मॉडल के ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि एलिमेंट्स के गिर्द बॉर्डर को ऐड कर सकें, और उसके दरमियान में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स को, उसको डिफाइन कर सकें। ये एक बॉक्स मॉडल की डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिसमें जो कंटेंट है ये वाला कंटेंट है, और ये जो ग्रे एरिया है दिस इज द पैडिंग, और जो ग्रीन है ये इसका बॉर्डर है। इसमें बैकग्राउंड कलर हमने, ये एक डिव है एक्चुअली, और इसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे रखा है। विड्थ इसकी 300 पिक्सल्स है, और बॉर्डर जो है 15 पिक्स सॉलिड है, सॉलिड ग्रीन। और पैडिंग जो है वो 15 पिक्सल्स हैं, और मार्जिन जो है वो 20 px है। तो इस तरह हम ये जो डिव बॉक्स है इसके अराउंड अगर हमने ये जो पैडिंग है, मार्जिन है और जो बॉर्डर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बॉक्स मॉडल में हम बैकग्राउंड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अटैचमेंट लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, इसको रिपीट मोड में कर सकते हैं, या इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये बॉक्स मॉडल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड इमेज में अगर हम यहाँ पे कोई यूआरएल प्लेस करते हैं तो ये प्रॉपर्टी है, और यूआरएल दिस इज द वैल्यू। और बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम रिपीट रखते हैं, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर उसको रिपीट कर देगा। हम रिपीट के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर नो रिपीट करें तो जो एक्चुअल साइज होगा इमेज का वो शो हो जाएगा, और पूरी स्क्रीन के ऊपर उसकी रेपिटेशन नहीं होगी। बैकग्राउंड इमेज को हम वाई एक्सिस के अलोंग भी रिपीट कर सकते हैं, लाइक इट विल रिपीटेड ऑन वाई एक्सिस, और हम इसको एक्स एक्सिस में भी रिपीट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटली जो स्क्रीन है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इमेज, जितना वो साइज होगा इमेज, तो पूरी स्क्रीन है ऑन एक्स एक्सिस ये इमेज रिपीट होगा। नेक्स्ट है कर्व्स।
i.e. Kirk's mod and strict mod. कर्क मोड्स और जो स्ट्रिक्ट मोड हैं, ये दो मोड्स हैं जो आजकल के ब्राउज़र्स में यूज़ होते हैं। तो इनको यूज़ करने की वजह क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इसकी वजह ये थी कि जब नेटस्केप 4 और इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 ने सीएसएस को इम्प्लीमेंट किया, तो उनकी जो सपोर्ट है वो W3 स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी, और नेटस्केप 4 में तो बहुत कम सपोर्ट थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो क्लोज टू द स्टैंडर्ड थी, लेकिन मैच नहीं करती थी, और उसमें कंप्लीट करेक्टनेस नहीं थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 के अंदर 4 इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो फ्लॉज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको करेक्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो सीएसएस में जो प्रॉब्लम्स थे वो आते रहे, स्पेशली जो बॉक्स मॉडल के अंदर। तो इंश्योर करने के लिए कि जो वेबसाइट्स हैं वो किसी भी ब्राउज़र्स के अंदर बिल्कुल ठीक तरह से डिस्प्ले हो, वेब डेवलपर्स ने सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेथड अडॉप्ट किया, और उस मेथड के मुताबिक ऐसी वेबसाइट्स जो सीएसएस की जो स्पेसिफिकेशन है वो मैच नहीं भी करती, वो भी डिस्प्ले हो जाए। अभी जो नेक्स्ट जितने भी ब्राउज़र इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें W3 स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो वेबसाइट्स हैं जो ओल्डर ब्राउज़र में डिज़ाइंस हुई हैं, उनकी सपोर्ट भी चाहिए। अगर हम जो W3C की स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चलते हैं, तो जो पुरानी वेबसाइट्स हैं या जो पुराना CSS जो मॉड है, उनकी वेबसाइट को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि अलाउ, नंबर वन पॉइंट इज टू अलाउ वेब डेवलपर्स हु न्यू देयर स्टैंडर्ड्स टू चूज विच मॉड टू यूज। कि जो वेब डेवलपर्स हैं दे नो कि वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। नंबर टू इज टू कंटिन्यू डिस्प्लेइंग ओल्ड पेजेस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कर्क रूल्स। तो इसका मतलब है कि जितने भी ब्राउज़र्स हैं दे नीड टू इम्प्लीमेंट टू मोड्स, कर्क मोड फॉर द ओल्ड रूल्स एंड स्ट्रिक्ट मोड फॉर द स्टैंडर्ड। पहले जो आज से पहले जो भी वेबसाइट्स लिखी जाती थी दे वर रिटन इन टू वर्जन्स। एक तो नेटस्केप नेविगेटर के लिए, और दूसरी जो वेबसाइट डेवलप की जाती थी वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। जब W3C में स्टैंडर्ड्स बने, तो जो डेवलपर्स थे या ब्राउज़र थे, दे कुड नॉट जस्ट स्टार्ट यूजिंग देम, क्योंकि इससे क्या होता कि जो जितनी भी एग्जिस्टिंग साइट थी जो वेब के ऊपर पब्लिश थी, दे विल कोलैप्स एंड दे विल नॉट रेंडर करेक्टली। तो इस वजह से ब्राउज़र्स ने दो मोड जो है वो अप्लाई किए, ताकि जो नए स्टैंडर्ड हैं उनकी वेबसाइट्स को भी वो डिस्प्ले कर सकें, और जो पुरानी साइट्स हैं वो भी डिस्प्ले होती हैं। अब जो हल्के मॉड्स हैं जो लेआउट इंजन्स यूज़ करते हैं, तो अब जो है तीन मॉड्स हैं जो लेआउट इंजन यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र्स के अंदर। नंबर वन इज़ कर्क मॉड, नंबर टू ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मॉड, और नंबर थ्री जो है फुल स्टैंडर्ड मॉड। कर्क मॉड के अंदर
जो है वो लेआउट जो होती है वो नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर है, लाइक जो नेविगेटर 4 में होती थी या इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 के अंदर है। तो ये जो सपोर्ट है ये ज़रूरी है कि ऐसी वेबसाइट जो इन स्टैंडर्ड के पब्लिश होने से पहले बनी है उनकी सपोर्ट भी मौजूद रहे। तो कर्क मॉड ऐसी वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है जो W3 स्टैंडर्ड्स पब्लिश होने से पहले बनी है। जो फुल स्टैंडर्ड मॉड है ये वो बिहेवियर है जो HTML और CSS की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। और जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मॉड है तो उसमें बहुत कम कर्क मॉड इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अब ब्राउज़र कैसे देखते हैं कि कौन सा मॉड यूज़ करना है? तो इसके लिए जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं दे यूज़ अ डॉक टाइप इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो HTML के डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए हम ट्रांजिट डॉक टाइप यूज़ करते हैं, और जो अगर उनकी सपोर्ट हमने नहीं रखनी तो हम स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करते हैं। तो अगर आपने जो नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक रखना है तो जो नया स्टैंडर्ड है उसमें आपको वो पूरी लाइन जो है डॉक टाइप की लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें स्ट्रिक्ट और ट्रांजिट मेंशन हो, बल्कि उसके लिए जो HTML5 के अंदर आपने डॉक टाइप जस्ट HTML लिखे तो जो नई स्पेसिफिकेशन है CS3 की वो आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। और ये जो डॉक टाइप है ये HTML5 में इसकी सपोर्ट है। जो अर्लियर वर्जन है HTML स्टैंडर्ड के उसमें इसके अलावा डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो जितने भी अभी एग्जिस्टिंग ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर ये स्टैंडर्ड डॉक टाइप यूज़ होगी। बल्कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 है वहाँ तक आप डॉक टाइप HTML को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 या नेटस्केप नेविगेटर 4 को यूज़ करना है तो फिर आपको फुल क्वालिफाइड जो डॉक टाइप है वो लिखनी पड़ेगी। When using Kirk mode, pages with no doc type are with HTML4 transitional doc type. तो अगर आप ट्रांजिशनल डॉक टाइप करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विल वायलेट द बॉक्स मॉडल स्टैंडर्ड। इट विल नॉट अडॉप्ट द बॉक्स मॉडल स्टैंडर्ड and it will follow the old standard. In computing, Kirk mode refers to a technique used by some web browsers for the sake of maintaining backward compatibility with web pages designed for old web browsers instead of strictly complying with W3C and IETF standards in standard mode. तो अगर आप डॉक टाइप HTML मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है या जितने भी ब्राउजर्स हैं दे आर फ्री टू चूज एनी मॉड, और वो जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं जो W3 स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करते उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे। तो नई W3 स्पेसिफिकेशन को जो IETF ने रिकमेंड की हैं या W3C ने रिकमेंड की है उनके मुताबिक अगर आपने अपनी वेबसाइट को रेंडर करना है देन यू नीड टू चूज डॉक टाइप HTML अकॉर्डिंग टू द न्यू स्पेसिफिकेशन ऑफ HTML5। बॉक्स मॉडल के अंदर हम जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं लाइक बॉर्डर की अगर हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है तो बॉर्डर को हम जो कलरिंग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ट्रबल, यानी टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। हम इसको जो है बॉर्डर राइट कर सकते हैं, हम इसको बॉर्डर बॉटम कलर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम जितने भी फोर साइडेड हैं उन सब को कलर कर सकते हैं। तो जो इसका बॉर्डर कलर होता है इसका ऑर्डर होता है टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। अगर आपने पूरे बॉक्स को कलर करना है
तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्लॉकवाइज होगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा टॉप, राइट एंड बॉटम एंड लेफ्ट। तो इसी तरह आप इसमें जो कलर है इस जो बॉक्स के अंदर, इस बॉर्डर के कलर जो है, लाइक बॉर्डर कलर, अब टॉप में क्या होगा, रेड कलर, और राइट साइड पे क्या होगा, ग्रीन कलर, और बॉटम में क्या होगा, ऑरेंज, और लेफ्ट पे क्या होगा, ब्लू। इस तरह फुल बॉर्डर को आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअली अगर कलर सेट करना चाहें तो उसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बॉर्डर टॉप कलर जो है वो रेड कर सकते हैं, बॉर्डर राइट कलर ग्रीन कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम कलर येलो, या बॉर्डर लेफ्ट कलर ब्लू। बॉर्डर कलर अगर आपने पूरे बॉर्डर के ऊपर एक ही कलर रखना है तो बॉर्डर कलर रेड कर दें, तो बॉक्स के ऊपर जितनी भी साइड्स हैं उन सब के ऊपर रेड कलर हो जाए। या बॉर्डर कलर अगर आप रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू, यू हैव स्पेसिफाइड 4 कलर्स बॉर्डर कलर के साथ, तो ये चारों साइड्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इसी सीक्वेंस में पूरे बॉर्डर के ऊपर कलर कर देंगे। अब जो एलिमेंट HTML के पेज के ऊपर रेंडर होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, उसको कहते हैं फ्लो। अगर हमने फ्लो को स्टैंडर्डाइज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, तो इसको नॉर्मल फ्लो कहेंगे। तो CSS में पोजीशनिंग से पहले वी नीड टू डिस्कस द फ्लो ऑफ एलिमेंट, हाउ दे आर रेंडर्ड ऑन योर HTML पेज। किस तरह जो ब्राउज़र है नॉर्मली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिस्प्ले करता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिस तरह P एलिमेंट है, div एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है, UL है, या टेबल एलिमेंट है, तो ये सारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं दे आर कंटेन्ड ऑन देयर ओन लाइन। तो ये जो लाइन के ऊपर आपने इसको डिस्प्ले किया है उसी लाइन के ऊपर लाइन बाय लाइन आएंगे, एंड दे विल ऑक्यूपाई अ कंप्लीट लाइन। लाइक H1 है वो पूरी लाइन के ऊपर आएगा, फिर UL, फिर P, फिर div, फिर H2 एंड P। Each block exists on its own line and is displayed in normal flow from the browser window's top to its bottom. By default, each block level element fills up the entire width of its parent. In this case, it is body, which is equivalent to the width of the browser window. You can use CSS box model properties to customize, for instance, the width of the box and the margin space between the block level element। तो हम CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज को यूज करके इन एलिमेंट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। हम इनके दरमियान में मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जबकि जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट फॉर्म देयर ओन ब्लॉक बट इंस्टेड आर डिस्प्लेड विद इन लाइन्स, वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे। तो इनलाइन एलिमेंट्स जिस तरह हमारे पास हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक टेक्स्ट, IMG, टेक्स्ट, ए टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हर एलिमेंट अपनी लाइन नहीं बनाता बल्कि दे आर शोन ऑन द सेम लाइन। दिस इज फोटो, IMG यहाँ पे इसका सोर्स है, फोटो डैश कॉन, ऑफ कोर्स, ऑफ कंट्रोवर्सी फॉन्ट, और फिर इसके ऊपर लिंक है। तो ये यहाँ पे IMG टैग है, इससे पहले टेक्स्ट है, फिर उसके बाद इमेज टैग है, फिर उसके बाद TXT है, फिर उसके बाद एंकर टैग है, देन टेक्स्ट है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ किया है, फिर न्यूयॉर्क सिटी इज अ टेक्स्ट। तो ये हमारे पास अराउंड 7 एलिमेंट्स हैं। तो जो
इनलाइन कंटेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, ये हॉरिजेंटली डिस्प्ले होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन इट्स कंटेनर। कंटेनर इस सूरत में क्या है, पी पैराग्राफ है। जब एक लाइन जो है वो कंटेंट के साथ फिल हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके ऊपर बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट या कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे इसमें जो पैराग्राफ एलिमेंट है, इसमें जो कंटेंट है, ये दो लाइंस में डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम विंडो को रीसाइज करते हैं, तो इसमें जो इमेजेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, दे विल बी रीफ्लोड बेस्ड ऑन द न्यू विड्थ। अगर नई विड्थ उनको अकोमोडेट कर रही है तीन एलिमेंट्स को, तो वो उस पर अपीयर होंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट जो है वो नई विड्थ के मुताबिक उसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हैं, अगर उस लाइन पे एडजस्ट होते हैं तो फाइन, अदरवाइज वो भी नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। तो जब हम इसको रीसाइज करते हैं, तो यही जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं जो कि दो लाइन में इस विड्थ में एडजस्ट थे, वो अब तीन लाइन में डिस्प्ले होंगे। अगर हम ब्लॉक और इन लाइन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट आएगा और उसके अंदर जो है इनलाइन एलिमेंट जो है डिस्प्ले होंगे। अगर नेक्स्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो नेक्स्ट लाइन पे अपीयर होगा और उसमें जितना भी इनलाइन कंटेंट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपीयर होगा। कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को एम्बेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक जो div है, उसके अंदर हम दूसरे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अदरवाइज आप जब भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बाद दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर होगा। और इस सूरत में जो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट div में होंगे, इसमें जो पेरेंट के ऊपर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे वो स्टैक होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लाइक टेक्स्ट, ये H2 है, P है एंड P पैराग्राफ है। और इसी तरह ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें भी हम ये जो लिस्ट आइटम है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको स्टैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशनिंग एलिमेंट, कि हम CSS में how we position elements. There are four modes of positioning elements. One is called absolute. तो एब्सलूट में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो नॉर्मल फ्लो से उसको रिमूव किया जाता है। जो भी इसका नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर होता है, उसके मुताबिक इसको पोजीशन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्सलूट। ये नॉर्मल फ्लो पे डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि नॉर्मल फ्लो में से रिमूव होता है। और जो इसका नियरेस्ट पोजीशनड इंसेस्टर होता है, उसके साथ ये, उसके रिलेशन के साथ ये डिस्प्ले होता है। तो जो फिक्स्ड है, सेकंड मोड ऑफ पोजीशनिंग इज फिक्स्ड। तो जो पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, ये उसी पे डिस्प्ले होता है। अगर आप चाहे स्क्रॉल भी करें, तो जो एलिमेंट फिक्स्ड है वो उसी पोजीशन पे डिस्प्ले होता रहता है। थर्ड मोड जो है वो एलिमेंट रिलेटिव है। तो इसमें जो एलिमेंट है, ये मूव होता है विथ अकॉर्डेंस टू द नॉर्मल फ्लो। कि जो नॉर्मल फ्लो है उसके मुताबिक ये एलिमेंट है जो मूव होगा। फोर्थ जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक में जो आपका एलिमेंट है वो नॉर्मल फ्लो में डिस्प्ले होगा, और ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है।
ये रिलेटिव पोजीशनिंग है। इसमें हमारे पास ये जो इमेज है ये फाइल नेम है, इसका ELT जो एट्रीब्यूट है ब्रिटिश म्यूजियम है, और इसकी जो कैप्शन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम है। तो ये पैराग्राफ टैग के अंदर हमने इसको जो है यूज़ किया विद यूजिंग फिगर एलिमेंट। और इसकी जो हम CSS प्रॉपर्टीज जब सेट करेंगे, बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड, बैकग्राउंड कलर ये हमने रख दिया, पैडिंग 5x और विड्थ 150 px। पोजीशन रिलेटिव है, टॉप 150 px और लेफ्ट जो है वो 200 px। तो इस तरह ये जो रिलेटिव पोजीशनिंग है अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स ये शो होगी। रिलेटिव क्या होती है? द एलिमेंट इज मूव रिलेटिव टू वेयर इट वुड बी इन द नॉर्मल फ्लो। तो ये नॉर्मल फ्लो में था, अगर हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज है रिलेटिव करते हैं तो ये यहाँ से मूव होके इसकी जो पोजीशन है 150 टॉप से और लेफ्ट से ये मूव होगा और यहाँ पे ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज रिलेटिव पोजीशन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग हमने डिस्कस किया था। रिलेटिव में ये था कि जो भी इसकी पोजीशन होगी वहाँ से ये मूव होगा रिलेटिव टू वेयर इट वुड बी इन द नॉर्मल फ्लो। और एब्सोल्यूट में क्या होगा? द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो and positioned in relation to its nearest positioned ancestor। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर क्या होगा वो ये वाला होगा और यहाँ से ये मूव हो जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा था, लाइक ये इसकी नॉर्मल फ्लो में इसकी पोजीशन थी, और जब हम इसकी वैल्यू पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो यहाँ से 150 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड 200 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो होती है वो इज रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर होती है। अगर हम इसमें पैडिंग 5 pixel ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे इसमें पैडिंग भी 5 px ऐड हो जाएगी। बाकी ये प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं। नेक्स्ट है जी इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू जी इंडेक्स हमने प्रॉपर्टीज जो है पोजीशन करनी है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको पोजीशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जी इंडेक्स। लाइक यहाँ पे जो फिगर है उसका जी इंडेक्स 5 है, तो जो फिगर कैप्शन है उसका जो जी इंडेक्स 1 है। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी जो ग्रेटेस्ट जी इंडेक्स होगा उसके ऊपर जो है वो एडजस्ट होंगी। लाइक फिगर है, इसकी जो पोजीशन एब्सोल्यूट है और इट हैज़ बीन मूव फ्रॉम टॉप एंड लेफ्ट 150 टू 200 पिक्सल। और जो फिगर कैप्शन है इसकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट है और ये फ्रॉम टॉप 90 पिक्सल्स है एंड फ्रॉम लेफ्ट दिस इज 140 पिक्सल। Z-index can determine the stack order of both inline and block elements. Z-index works only when the HTML element is explicitly positioned. इसमें जो फिगर कैप्शन है Z-index must be set below 0. The figure Z-index
could be any value equal to or above 0. अब यहाँ पे अगर हमने इसमें फिगर के जो जी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 दी है, तो फिर इसकी जो पोजीशन डिसेंडेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह जो दोनों फिगर और एंड फिगर कैप्शन है वो मूव हो जाएंगे अंडर द बॉडी। तो जो जी इंडेक्स है ये सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स के साथ वर्क करता है जो पोजीशन होते हैं। पोजीशन एलिमेंट से मुराद है तो एक तो नॉर्मल फ्लो में एलिमेंट है जहाँ पे आपको इसकी जो पोजीशन वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कहीं पे इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव या स्टिकी रखी है, तो फिर इसकी जो इसको हम ऐसे एलिमेंट्स को पोजीशन एलिमेंट कहेंगे और जी इंडेक्स जो है इन ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर सकता है। जी इंडेक्स जो है स्टैक ऑर्डर डिटरमाइन करता है फॉर इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट है फिक्स पोजीशन। तो फिक्स पोजीशन से मुराद ऐसे आपके एलिमेंट है जिनकी आप पोजीशन फिक्स रखना चाह रहे हैं। इवन अगर आपने इस पेज को स्क्रॉल भी किया है तो जो पोजीशन इस इमेज की होगी वो मेंटेन रहेगी। आपने इसको पेज को पूरे को स्क्रॉल कर लिया है लेकिन ये जो इमेज है इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स रहेगी। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं यू वांट टू डिस्प्ले every time even your page has been scrolled, you can use fixed position value. Position is fixed, top is 0 and left is 0. नेक्स्ट है मार्जिन वर्सेस रिलेटिव पोजीशन। जो फिक्स्ड और जो एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट्स हैं ये पेज के नॉर्मल फ्लो को अफेक्ट नहीं करते और ये जो आपका पेज है उसके ऊपर जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये सेट होते हैं। जब पेरेंट एलिमेंट का जो साइज है कैलकुलेट किया जाता है या उसके जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है तो जो फिक्स्ड है और एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है और ये ओवरले होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जी इंडेक्स। तो जो इनलाइन फिक्स्ड हैं या एब्सोल्युटली फिक्स पोजीशन एलिमेंट्स हैं दे कैन अप्लाई हाइट लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पे पोजिशनिंग है टॉप लेफ्ट बॉटम राइट स्पेसिफाइज ऑफसेट ऑफ एब्सोल्यूट फिक्स रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट एज न्यूमेरिकल वैल्यू। कि जो आपके एब्सोल्यूट फिक्स्ड या रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट्स हैं उनका ऑफसेट हम टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से मेंशन कर सकते हैं। जो जी इंडेक्स है ये स्टैक लेवल ऑफ पोजीशन एलिमेंट्स डिटरमाइन करता है कि मतलब एक एलिमेंट के ऊपर जो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, थर्ड एलिमेंट कौन सा आएगा, वो हम जी इंडेक्स से कर सकते हैं। और टॉप लेफ्ट बॉटम राइट का मतलब है कि एब्सोल्यूट फिक्स या रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट को हम न्यूमेरिकली डील कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी पोजीशन एलिमेंट्स हैं दे क्रिएट अ स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। एलिमेंट in different stacking contexts are overlapped according to the stacking order of their containers. For example, there is no way for A1 and A2, children of A, to be placed over B without increasing the Z index of A. तो मतलब इसका जो जी इंडेक्स है ए का वो 100 है और इसके जो डिसेंडेंट हैं वो A1 और A2 हैं। लेकिन इसकी स्टैकिंग हम बी के ऊपर तब ही कर सकते हैं जब ए का जो जी इंडेक्स है वो हम बढ़ा दें।
तो फिर ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है इनलाइन एलिमेंट पोजीशनिंग।